हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने विकास के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत एडम स्मिथ के सिद्धांत का अध्ययन किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम रिकार्डो का विकास सिद्धांत द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, विकास के बारे में डेविड रिकार्डो के विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में मिलते हैं। विद्यार्थियों, डेविड रिकार्डो ने भी स्मिथ की भांति ही बड़े अव्यवस्थित ढंग से आर्थिक विकास संबंधी अपने विचार व्यक्त किए हैं। शुम्पीटर और किंडलवर्गर जैसे अर्थशास्त्रियों का कहना है कि डेविड रिकार्डो ने स्वयं आर्थिक विकास के किसी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि रिकार्डो ने एडम स्मिथ द्वारा छोड़ी गई आर्थिक कड़ियों को अपेक्षाकृत जटिल ढंग से जोड़ने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, रिकार्डो का ध्यान मुख्य रूप से आय वितरण, विदेशी व्यापार, लगान इत्यादि पर केंद्रित रहा है। फिर भी हम रिकार्डो के विकास से संबंधित सिद्धांतों को हम इन बिंदुओं के मार्फत व्यक्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, हम रिकार्डो के विकास सिद्धांत का विश्लेषण करते समय सबसे पहले इस सिद्धांत के अंतर्गत जो मान्यताएं निहित हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। रिकार्डो के विकास सिद्धांत में इन मान्यताओं को लिया गया है कि अनाज के उत्पादन में ही समस्त भूमि का प्रयोग होता है, भूमि पर ह्रासमान प्रतिफल लागू होता है, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू होता है, भूमि की पूर्ति स्थिर है, अनाज की मांग अलोचशील है, इन इलास्टिक है, पूंजी और श्रम परिवर्तनशील साधन है, समस्त पूंजी समरूप है, तकनीकी ज्ञान का स्तर दिया हुआ है, पूर्ण प्रतियोगिता है, सभी श्रमिकों को जीवन निर्वाह स्तर के बराबर मजदूरी मिलती है और पूंजी संचय लाभ पर निर्भर करता है, और श्रम की जो मांग है और जो श्रम की पूर्ति है वे दोनों श्रम की सीमांत उत्पादकता से स्वतंत्र हैं, यानी श्रम की मांग पूंजी संचय पर निर्भर करती है और श्रम की मांग और पूर्ति का श्रम की सीमांत उत्पादकता से संबंध नहीं होता है। विद्यार्थियों, रिकार्डो के विश्लेषण में ये मान्यताएं ली गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिकार्डो के विकास मॉडल में उत्पादन फलन की। तो रिकार्डो के विकास सिद्धांत में जो उत्पादन फलन है उसमें भूमि, श्रम तथा पूंजी को शामिल किया गया है। हम इसको इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, y इज फंक्शन ऑफ k, n एंड l। यहाँ पर k पूंजी है, n श्रम है और l भूमि है। विद्यार्थियों, रिकार्डो ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक विशाल फर्म की भांति देखा है, जिसकी पूर्ति स्थिर है तथा जो श्रम और पूंजी की समरूप इकाइयों के माध्यम से समरूप इकाइयों का प्रयोग करके केवल अन्न का उत्पादन करती है, और जो उत्पादन है भूमि के द्वारा किया गया जो समस्त उत्पादन है उसका विभाजन भूमिपति, पूंजीपति और श्रमिकों के मध्य होता है। यानी रिकार्डो के विकास संबंधी विचारों में हम 3 वर्ग देखते हैं, भूमिपति, पूंजीपति तथा श्रमिक। इन तीनों वर्गों के मध्य ही कुल राष्ट्रीय उत्पादन का जो वितरण है वह लगान और लाभ
और मजदूरी के रूप में होता है। विद्यार्थियों, हम इस वितरण को इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि तीनों वर्गों में जो उत्पादन है उसका वितरण किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें ओ एक्स अक्ष पर श्रम लिया गया है और ओ वाई अक्ष पर उत्पादन, लगान, लाभ और जो मजदूरी है वह दिखाई गई है। तो इन तीनों वर्गों के बीच में जो कुल उत्पादन है उसका जो भाग है, हिस्सा है, वह निर्धारित होता है। वह किस प्रकार निर्धारित होता है वह हम इस प्रकार देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ओ एल श्रमिक काम पर लगाए जा रहे हैं। ओ एल श्रमिक काम पर लगाए जाने से जो कुल उत्पादन है वह ओ एल आर जेड इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर कुल उत्पादन होगा। और इस कुल उत्पादन में से जो लगान है वह पी आर जेड वाई, ये जो आयत है इसके बराबर होगा कुल लगान। और हम यहाँ पर श्रमिक का प्रति इकाई जो लगान होगा विद्यार्थियों, वह श्रम के जो औसत उत्पादन है, एवरेज प्रोडक्ट, और मार्जिनल प्रोडक्ट के अंतर के बराबर होगा। यानी जो प्रति इकाई लगान है श्रम का वह जेड वाई इस वर्टिकल डिस्टेंस के बराबर होगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार जो कुल लगान है वह उत्पादन की औसत मात्रा तथा जो सीमांत मात्रा है उसका अंतर इनटू भूमि पर लगाई गई श्रम और पूंजी की मात्रा के बराबर होगा, जो रेंट आपको इस आयत में दिखाई दे रहा है। अब जो मजदूरी है वह डब्ल्यू जो वेज लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वेज लाइन निर्वाह मजदूरी के बराबर है। और जो वेज कुल वेज या टोटल वेजेज या कुल मजदूरी जो है वह ओ डब्ल्यू एक्स एल के बराबर होगी। और सीमांत उत्पादन और जो मजदूरी है उसका अंतर, श्रम के सीमांत उत्पादन और मजदूरी का अंतर लाभ होता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने कुल मजदूरी देख रहे हैं, ओ डब्ल्यू एक्स एल ये कुल मजदूरी है। और जो मजदूरी की दर है वह मजदूरी कोष और मजदूरों की संख्या पर निर्भर करेगी। यानी मजदूरी कोष को यदि मजदूरों की संख्या से विभाजित कर दें तो मजदूरी दर आ जाएगी। इस प्रकार रिकार्डो के सिद्धांत में पहला हक लगान का और शेष मजदूरी और लाभ में विभाजित हो जाता है और ब्याज लाभ में ही शामिल है। इस प्रकार तीनों वर्गों का हिस्सा यहाँ पर निर्धारित होता है। विद्यार्थियों, इसके बाद हम देखते हैं कि हमने देखा 3 वर्ग हैं और उनके बीच में राष्ट्रीय उत्पादन का जो बंटवारा है लगान, लाभ और मजदूरी के रूप में हो जाता है। फिर हम बात करते हैं पूंजी संचय की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। पूंजी संचय की प्रक्रिया के रूप में रिकार्डो का कहना है कि पूंजी संचय लाभ में से होता है, क्योंकि उनके अनुसार लाभ में से ही धन को बचाया जा सकता है और जो कि पूंजी निर्माण के काम आता है। विद्यार्थियों, रिकार्डो कहते हैं पूंजी संचय के लिए 2 आवश्यक तत्व हैं। वो क्या हैं? बचत करने की क्षमता यानी कैपेसिटी टू सेव और बचत करने की इच्छा विल टू सेव। यानी इन 2 तत्वों पर पूंजी संचय निर्भर करता है। लेकिन इन दोनों में से भी जो बचत करने की क्षमता है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
और जो बचत करने की क्षमता है वह समाज की शुद्ध आय पर, नेट इनकम पर निर्भर करती है। और यहाँ हमारा शुद्ध आय से अभिप्राय है कि जो कुल उत्पादन है उसमें से श्रमिकों को जीवन निर्वाह स्तर के बराबर मजदूरी दे दी जाए तो जो शेष बचेगा, जो आधिक्य होगा, वह शुद्ध आय कहलाएगा। और ये अतिरेक जितना अधिक होगा बचत की क्षमता भी उतनी अधिक होगी। तो रिकार्डो कहते हैं कि पूंजीपति वर्ग ही बचत करने की समुचित क्षमता रखता है और भूमिपति है वह पूंजी संचय नहीं कर सकता। इसलिए रिकार्डो के मॉडल में जो पूंजीपति है उनकी गतिविधियों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि रिकार्डो के मॉडल में जो विकास कार्य है वह इन 3 वर्गों के इर्द गिर्द घूमता है, पूंजीपति, श्रमिक और भूस्वामी। और पूंजीपतियों की भूमिका विकास के संदर्भ में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश बचत इसी वर्ग के द्वारा की जाती है और पूंजीपति लाभ में से बचत करते हैं और पूंजी संचय बढ़ाने में सहायता करते हैं। और इसलिए रिकार्डो कहते हैं कि पूंजी की बचत लाभों से होती है और ऊंचे लाभ पूंजी संचय के अनुकूल होते हैं। विद्यार्थियों, हम इसके बाद उन्होंने कहा कि पूंजी संचय को प्रोत्साहन देने के लिए 3 बातें रिकार्डो आवश्यक मानते 3 बातें आवश्यक मानी है रिकार्डो ने। पहला है कि न्यूनतम मजदूरी, यानी उनका विश्वास था कि लाभ और मजदूरी में प्रतिकूल संबंध है। यदि मजदूरी अधिक होगी तो लाभ कम होंगे। उन्होंने विद्यार्थियों मजदूरी के संदर्भ में 2 प्रकार की मजदूरी की बात की है। एक तो प्राकृतिक मजदूरी जो कि श्रम का प्राकृतिक मूल्य है, जो कि श्रम को ठीक प्रकार से जीवन निर्वाह करने की क्षमता प्रदान करता है। और दूसरा बाजार मूल्य जो श्रम की मांग पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। तो विद्यार्थियों, श्रम की मांग पूंजी और मजदूरी कोष से निर्धारित होती है और जो श्रम की पूर्ति है वह लोगों की उपलब्ध जनसंख्या पर निर्भर होती है। तो रिकार्डो का मत था कि जो वास्तविक मजदूरी है वह जीवन निर्वाह स्तर के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि मजदूरी दर और जनसंख्या में सकारात्मक यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यदि मजदूरी बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ती है। यानी रिकार्डो कहते हैं कि जो लाभ हैं वह मजदूरी पर निर्भर करते हैं और मजदूरी जो सामान्य परिस्थितियों में हम आगे देखेंगे अनाज की कीमत तथा आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी। तो रिकार्डो जीवन निर्वाह मजदूरी स्तर के पक्ष में थे। दूसरी बात जो रिकार्डो कहते हैं कि जो लाभ है उस पर कर लगाकर उसे कम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे पूंजी निर्माण पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिए वो करों से मुक्ति के पक्ष में थे। इसलिए वो हर उस कर का विरोध करते थे जो लाभ की संभावना को कम करता हो। इसलिए रिकार्डो ने कच्चे माल, आवश्यक उपभोग वस्तुएं तथा कृषि पर कर का विरोध किया था। फिर तीसरी बात, जो लाभ को अधिकतम करने के लिए या लाभ को बढ़ाने के लिए रिकार्डो आवश्यक मानते थे वह है मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड। और रिकार्डो कहते हैं मुक्त व्यापार नीति लाभ को अधिकतम बनाने के लिए जरूरी है। लाभ को अधिकतम बनाए रखती है मुक्त व्यापार नीति। और यदि फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार नीति अपनाई जाती है तो विदेशों से खाद्यान्न सस्ते दामों पर आयात किया जा सकता है और प्राकृतिक साधनों का भी दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा सकता है। और इससे बाजार का भी विस्तार होगा, श्रम विभाजन होगा और
विशिष्टीकरण होगा। तो ये 3 तत्व पूंजी संचय को प्रोत्साहन देते हैं, लाभ को अनुकूल स्थिति प्रदान करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि रिकार्डो के मॉडल में जो रिकार्डो हैं वह अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की भांति रिकार्डो भी मानते थे कि अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में जो स्थिर अवस्था है वह लागू होना वह स्वाभाविक है और अनिवार्य भी है। और इसके पीछे रिकार्डो 2 आधारभूत कारण मानते थे इसके पीछे कि स्थिर अवस्था लागू होने के पीछे 2 आधारभूत कारण हैं। पहला है जनसंख्या का वृद्धि सिद्धांत, यानी रिकार्डो कहते हैं कि जनसंख्या की जो प्रवृत्ति है वह बढ़ने की ओर होती है, और जब जनसंख्या बढ़ती है तो खाद्यान्नों की मांग बढ़ती है और खाद्यान्नों की पूर्ति शीघ्र नहीं बढ़ने के कारण मूल्य बढ़ने लगते हैं, और जब मूल्य बढ़ने लगते हैं तो उससे लगान बढ़ते हैं, क्योंकि कम उपजाऊ भूमि पर खेती करने से लगान बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, पहला कारण तो ये कि जनसंख्या वृद्धि का में वो विश्वास करते थे रिकार्डो, और दूसरा उन्होंने उत्पत्ति ह्रास नियम पर फोकस किया। वह कहते हैं कि जैसे जैसे खेती का विस्तार होता है कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, और जनसंख्या वृद्धि के कारण जो अनाज की जो मांग बढ़ रही है और उसके कारण अनाज का जो मूल्य बढ़ रहा है खाद्यान्नों का, और उससे लगान बढ़ रहा है क्योंकि कम उपजाऊ भूमि पर खेती की जा रही है। तो ऐसी दशा में मजदूर अधिक मजदूरी की मांग करेंगे, क्योंकि मजदूरों के लिए जीवन निर्वाह की लागत बढ़ गई है, क्योंकि अनाज की कीमत बढ़ गई है। इसलिए जो मौद्रिक मजदूरी है वह बढ़ती है, हालांकि जो वास्तविक मजदूरी है वह स्थिर रहती है। तो रिकार्डो कहते हैं कि लगान बढ़ने से लाभ की मात्रा कम होती चली जाती है और पूंजी संचय नहीं होता है, और इससे विकास कार्य रुक जाता है। तो इस प्रकार स्थिर अवस्था अर्थव्यवस्था में आती है। तो हम यदि स्थिर अवस्था का यदि हम क्रम देखें तो इसको हम विद्यार्थियों इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। रिकार्डो के मॉडल में जो स्थिर अवस्था का क्रम है वह इस प्रकार चलता है कि रिकार्डो के अनुसार अर्थव्यवस्था में जो लाभ की दर है वह निरंतर कम होती जाती है, और जिससे अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाती है। तो स्थिर अवस्था का क्रम किस प्रकार होता है उसको आप ध्यान से सुनिए कि जब लाभों में वृद्धि होती है तो क्या होगा, लाभों में वृद्धि होने से पूंजी संचय अधिक होगा। पूंजी संचय अधिक होगा तो कुल उत्पादन बढ़ेगा, कुल उत्पादन बढ़ेगा तो मजदूरी कोष बढ़ता है, मजदूरी कोष बढ़ता है तो जनसंख्या बढ़ती है, क्योंकि मजदूरी कोष बढ़ने से मजदूरी दर बढ़ रही है, उससे जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो अनाज की मांग बढ़ती है, अनाज की कीमत बढ़ेगी, और जब जनसंख्या बढ़ रही है अनाज के लिए मांग भी बढ़ रही है, तो बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए घटिया किस्म की भूमि पर खेती की जाएगी और बढ़िया किस्म की भूमि पर लगान बढ़ेगा। लेकिन पूंजीपतियों के लाभ तथा श्रमिकों की मजदूरी घटने लगती है, मजदूरी निर्वाह स्तर के करीब आने लगती है। लगान बढ़ने तथा लाभ के घटने का यह क्रम तब तक चलता रहता है विद्यार्थियों, जब तक कि सीमांत भूमि से प्राप्त उत्पादन उस भूमि पर क्रियाशील श्रमिकों की जीवन निर्वाह स्तर मजदूरी के बराबर नहीं हो जाता। उस स्थिति में जो लाभ हैं वह शून्य होंगे और पूंजी संचय रुक जाएगा, जनसंख्या
स्थिर हो जाएगी, मजदूरी जीवन निर्वाह स्तर के बराबर होगी। ऐसी स्थिति में लगान ऊंचे होंगे और विकास का कार्य रुक जाएगा, जिसे रिकार्डो ने स्थिर अवस्था का नाम दिया है। विद्यार्थियों, हम इस स्थिर अवस्था की जो प्रक्रिया है उसको हम इस डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं, जिसको हमने अभी देखा था कि इसमें यदि OL के बराबर श्रमिक लगाए जा रहे हैं तो जो कुल उत्पादन है उसका रेंट, प्रॉफिट और वेज, लगान, लाभ और मजदूरी में बंटवारा हो रहा है। अलग अलग आयतों में आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि श्रम का जो औसत उत्पादन है और सीमांत उत्पादन है उसका अंतर प्रति इकाई लगान होता है, और जो सीमांत उत्पादन है और जो मजदूरी है उसका अंतर लाभ होता है। अब मान लीजिए श्रमिकों की संख्या बढ़ती है, OL1 तक श्रमिक काम में लगाए जाते हैं, तो उस स्थिति में जो लाभ है वह 0 हो जाएगा, क्योंकि OL1 श्रमिक काम पर लगाए जाने पर जो कुल मजदूरी बिल होगा वह OW और यहाँ पर इस पॉइंट पर और L1 के बराबर होगा। बाकी का कुल उत्पादन का शेष हिस्सा लगान के रूप में होगा, और यहाँ पर जो सीमांत उत्पादन है वह श्रम का उसके निर्वाह मजदूरी के बराबर हो गया है। तो इस स्थिति में विद्यार्थियों लाभ 0 हो गए हैं, और ये स्थिति अर्थव्यवस्था की स्थिर अवस्था को व्यक्त कर रही है। यानी जो अंततः OL1 श्रमिक काम पर लगाए जाने पर अर्थव्यवस्था में स्थिर अवस्था आ जाएगी। तो विद्यार्थियों, ये रिकार्डो के मॉडल का सारांश है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंचती है। मैं आपको एक बार पुनः इस मॉडल को समराइज कर देती हूँ, संक्षेप में अभी बता देती हूँ कि किस प्रकार यह प्रक्रिया चलती है। हमने देखा रिकार्डो के अनुसार विकास पूंजी संचय का परिणाम है, और संचय लाभ पर निर्भर करता है, यानी संचय लाभ का फलन है। लाभ न्यूनतम मजदूरी, करों से मुक्ति और स्वतंत्र व्यापार पर निर्भर करती है। मजदूरी खाद्यान्नों की कीमतों पर निर्भर करती है। खाद्यान्नों की कीमतें भूमि की उपलब्धता, भूमि की सीमांत उत्पादकता और खाद्यान्नों के आयात पर निर्भर करेगी। और जब विकास प्रक्रिया चल रही होती है तो उसमें कृषि का विस्तार करने पर उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण उत्पादन गिरने लगता है, उससे लाभ घटने लगते हैं और लगान बढ़ता जाता है। मजदूरी जीवन निर्वाह स्तर पर स्थिर होती है, फलस्वरूप विकास का कार्य अवरुद्ध हो जाता है, जिसे रिकार्डो ने स्थिर अवस्था कहकर पुकारा है। स्थिर अवस्था का नाम रिकार्डो ने उसको दिया है। अब विद्यार्थियों, हमने रिकार्डो का सिद्धांत देखा। अब हमें सिद्धांत का यदि हम मूल्यांकन करें तो इस सिद्धांत के कुछ गुण भी हैं, कुछ त्रुटियां भी हैं। तो रिकार्डो ने हम देख रहे हैं इस मॉडल में कि रिकार्डो ने विकास प्रक्रिया के लिए पूंजी संचय को आवश्यक माना है, जिसको आगे भी अर्थशास्त्रियों ने पूंजी संचय को महत्व दिया है, और उन्होंने कहा पूंजी संचय के लिए बचत आवश्यक है और पूंजी संचय के लिए लाभ को बढ़ाने पर उन्होंने जोर दिया है। और इसके अलावा उन्होंने कृषि विकास पर भी जोर दिया है, क्योंकि कृषि विकास पर ही औद्योगिक विकास निर्भर करता है। इसके अलावा उन्होंने विदेशी व्यापार को भी महत्व दिया है, और विदेशी व्यापार में भी वो औपनिवेशिक व्यापार के विरोधी थे, वो मुक्त व्यापार के पक्षधर थे।
तो इस प्रकार इनके मॉडल में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन रिकॉर्डो के मॉडल की हम यदि बात करें तो उसमें एक बात तो ये कि उन्होंने तकनीकी के महत्व या प्रौद्योगिकी के महत्व की उपेक्षा की है और उन्होंने घटते हुए प्रतिफल को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। जबकि हम देखते हैं कि जो विकसित राष्ट्र हैं उन्होंने कृषि उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि की है और ये सिद्ध किया है कि रिकॉर्डो ने जो तकनीकी क्षमताएं हैं, जो प्रौद्योगिकी उन्नत प्रौद्योगिकी के कारण जो उत्पादन वृद्धि की प्रक्रिया है उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। और उन्होंने अपने विश्लेषण में केवल ये माना कि भूमि अनाज का उत्पादन में भूमि प्रयुक्त की जा रही है, जबकि भूमि अन्य वस्तुएं भी उत्पन्न करती है। इसके अलावा उनकी ये धारणा भी गलत है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण मजदूरी दर में कमी होगी, जबकि जो यानी जनसंख्या बढ़ने के कारण मजदूरी दर में कोई वृद्धि नहीं होगी, जबकि विकसित देशों में मजदूरी वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या भी घटी है। यानी जनसंख्या तथा मजदूरी दर का जो संबंध रिकार्डो ने बताया वो व्यवहार में नहीं पाया जाता। मजदूरी वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या में कमी आई है, जबकि रिकार्डो मानते थे मजदूरी दर और जनसंख्या में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो ये कुछ कमियां हैं जो रिकार्डो के मॉडल में दृष्टिगोचर होती हैं। फिर भी रिकार्डो का मॉडल प्रतिष्ठित विकास के प्रतिष्ठित सिद्धांतों में बहुत महत्व रखता है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको रिकार्डो का जो विकास सिद्धांत है वह समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।